हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सब लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो और कई बच्चे हैं जो अभी भी सीरियस होकर के वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। देखो, पहले तो मुझे एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ। वीडियो देखो, कुछ सीख पाते हो, फिर थैंक यू लिखो। ऐसे नहीं कि वीडियो देखे नहीं, सर थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, सर बहुत बढ़िया है, सर बहुत अच्छा है, ये बेकार बात है। भाई आप नहीं भी लिखो ना, कुछ मत लिखो। आप सिर्फ पहले वीडियो देखो, पढ़ो, समझो, सीखो और पास करो। और पास करने के बाद भी नहीं लिखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपका काम है पढ़ना, आप अपना काम करो। ठीक है। कितने बच्चे सीरियस हो ये तय होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, क्वालिफाई करोगे, इसमें से सवाल आएगा और जो नहीं बना आप लोगों का, तब आपको बड़े अफसोस होगा। तो मैं चाहता हूँ वो दिन नहीं आए, इसलिए। और हाँ, एक चीज़ और, अभी कोरोना का समय चल रहा है, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। कई लोगों को तनाव भी हो रहा होगा, कई लोग डिप्रेशन में भी हो सकते हो। कई लोगों को लगता हो कि मेरा अब क्या होगा, न सर से मुलाकात होता है, न कोचिंग वाले का क्लास का सही से क्लास चल पाता है। ऑनलाइन क्लास है, लाइव क्लास है, पर वो लाइव का क्लास को कभी वो लॉगिन होता है, कभी नहीं हो पाता है। कई तरह की समस्याएं हैं सब लोगों को। देखो, अगर समस्या है और हम उसको समझते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, सफ़र करते हैं और फिर हम सर्वाइव करते हैं, यही है मनुष्य जीवन। तो कम से कम समस्याओं से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं आना है, सुसाइड का टेंडेंसी नहीं लाना है। क्यों क्यों इसीलिए आज का पहला वीडियो मैंने बनाया है मनोदर्पण। तो चलते हैं पहले अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, पहला वीडियो है मनोदर्पण। मनोदर्पण क्यों लाया गया? 21 जुलाई 2020 को मानव संसाधन और विकास मंत्री ने, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मनोदर्पण पहल को शुरू किया है। आखिर इस मनोदर्पण पहल को शुरू करने का ज़रूरत क्या था? सीधा ज़रूरत यही है कि जब से प्रधानमंत्री खुद कहे हैं कि हम सब वर्क जो करना है घर से करना है, ठीक है, तो ये जो कल्चर है वो, ठीक है ना, तो इस कल्चर को हमें अपनाना पड़ेगा। और अगर जब तक ये कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं आता है तब तक हम सब लोग ऑनलाइन ही जुड़े रहेंगे। आप उसमें एक मैं उपाय बताता हूँ। आप रेगुलर कोई भी वीडियो मत देखा करो, आप उसको ब्रेक में देखा करो। कभी 15 मिनट देख लिया, 10 मिनट देख लिया, 5 मिनट देख लिया, फिर 10 मिनट के अंतराल पर देखा करो। इससे आँखों में कोई समस्या नहीं होगा, मन भी स्थिर बना रहेगा, इच्छा भी उसकी तरफ बना रहेगा। और एक सीटिंग में पढ़ाई ऑनलाइन कभी भी आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान तो होगा ही होगा। और इसीलिए जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, जो अदर व्यापार में लगे हुए हैं, तो ये सारे क्या है, यही बच्चे तो हमारा क्या है, पूंजी है। ये भारत के रीढ़ का हड्डी है, इन पे भारत का भविष्य निर्भर करता है। और इनका चिंता सरकार को इतना है कि इन्होंने इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुरुआत किया है। ठीक है, और उसके जो समस्या होगा उसके लिए मनोदर्पण कार्यक्रम को शुरू किया है कि ताकि उनको ऑनलाइन सजेशन, सहायता, मनोचिकित्सक का परामर्श उनको दिया जा सके। ठीक है, हालांकि आप लोग आईएएस के स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा, तो लेकिन आपके घर में छोटे भाई बहन हो, बच्चे हों, माता पिता हों, जो इन्फेंट बच्चे हैं, उनको कितना समस्या होता होगा, जो बेचारे कहीं एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कि घर के 2 रूम का 1 रूम के में कैसे रहते होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंसली रखो। चलो, इसको और शेष बात आप लोग पढ़ लो, इसमें ऐसा कुछ और नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इसके बाद है वो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, अब ये देखो, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक, 3rd हम इसका बात कर रहे हैं। इसके वैज्ञानिक टीम को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, ठीक है, अपना बधाई दिया है। क्यों बधाई दिया है? उसके कई कारण हैं। पहला कारण हम समझते हैं, बधाई का सबसे बड़ा कारण कि इसका जो निर्माण कार्य है वो 2010 में शुरू हुआ था और ये 10 साल के अंतर बाद अब ये पूरा हुआ है।
ठीक है। इसके पूरा होने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है, हम लोग बात करें परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। जो उन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, समझना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्या मतलब हुआ, परमाणु भट्ठी जिसमें हम लोग नाभिकीय पदार्थ या परमाणु पदार्थ या यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम इसका उपयोग करके एनर्जी को पैदा करते हैं। उसी एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। वही बिजली आपके घर में सप्लाई होती है, ठीक है। और देश में जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसके योगदान के कुल एनर्जी के योगदान में बढ़ाने के लिए इस संयंत्र का अस्तित्व में आना ही नहीं बल्कि इसका कार्यकारी होना बहुत ज़रूरी था। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब ने इस संयंत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक टीम को बहुत बहुत बधाई दिया है, ठीक है। अब समझते हैं कि काकरापारा परमाणु संयंत्र से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन जो यूपीएससी या पीसीएस में या किसी भी अन्य एग्जाम में आ सकता है। पहला है, कोई पूछता है कि ये संयंत्र है कहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, ये गुजरात में है, एक। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये कितना मेगावाट का संयंत्र है, तो 700 मेगावाट का संयंत्र है, ठीक है, ठीक है ना। इस संयंत्र का जो निर्माण है ये जो हुआ है, ये हुआ है बेसिकली मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हुआ है। और ये जो संयंत्र है देश का इकलौता सबसे बड़ा रिएक्टर हुआ है। इससे पहले जो रिएक्टर था वो था तारापुर रिएक्टर, जिसका क्षमता इससे कम था, ठीक है। अब इस रिएक्टर के बनने से भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत उन देशों के कतार में खड़ा हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर तकनीक होगा, ठीक है। अब एक ये संयंत्र का जो विकास है, इसका जो ऑपरेशन है वो सब किसने किया, तो वो किया NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस संयंत्र का विकास किया। ये संयंत्र जो है देश का सबसे बड़ा हेवी वाटर रिएक्टर है। तो हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, हेवी वाटर मतलब वो जिसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं मंदक के रूप में या शीतलक के रूप में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या है, हाइड्रोजन का एक एलोट्रॉप है ड्यूटेरियम, और जब वो ड्यूटेरियम हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनता है। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट करता है आधे ऑक्सीजन से तब बनता है पानी, वैसे ही हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तीसरा आइसोटोप है ट्राइटियम, ठीक है। तो जब ड्यूटेरियम से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन तो बनता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और ड्यूटेरियम ऑक्साइड को बोलते हैं हम लोग हेवी वाटर। वो हेवी इसलिए बोलते हैं कि उसका डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग हेवी बोलते हैं। अब हेवी वाटर का जो निर्माण है सबसे पहले किया था यूरे और वाशबर्न ने। ये जो नॉर्मल जो वाटर होता है उसी में पाया जाता है ये। जैसे मान लो आप एक गिलास पानी लेते हैं, उस एक गिलास पानी में करोड़ों मॉलिक्यूल होगा वाटर का, पर उसी में कुछ हज़ार मॉलिक्यूल हेवी वाटर का भी होगा। माने प्रति 400 से 600 नॉर्मल वाटर के एक मॉलिक्यूल में, 400 से 600 नॉर्मल वाटर के मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल हेवी वाटर का नेचुरल रूप से, स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, ठीक है। हेवी वाटर हेवी क्या होता है, चूँकि इसमें इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन होता है, जबकि नॉर्मल वाटर में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। चूँकि इसमें जो हाइड्रोजन है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब है कि हेवी वाटर का इंडिया क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा निर्यातक है, ठीक है। अब समझो इसको, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन के तौर पर डाला जाएगा। मतलब ईंधन के तौर पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यूरेनियम का। मतलब यूरेनियम का तो यूरेनियम 238 और 235। 238 क्या होता है, ये ईंधन नहीं होता है, 235 का तो ईंधन होता है। तो मेनली हम लोग 235 का हम इस्तेमाल करेंगे। और अब ये जो रिएक्टर है, हमने कहा था ना सबसे बड़ा हेवी रिएक्टर है जो, ठीक है ना, अब तक का सबसे बड़ा हेवी रिएक्टर है ये। और इससे पहले कौन था, तो वो था महाराष्ट्र के तारापुर, जिसकी क्षमता था 540 मेगावाट। और ये जो है काकरापारा, इसका क्षमता कितना है, 700 मेगावाट। तो ज़्यादा हेवी कौन होगा, काकरापारा या तारापुर, तो काकरापारा, ठीक है। अब ये काकरापारा गुजरात में कहाँ पे है, तो गुजरात के सूरत शहर से 80 किलोमीटर दूर ताप्ती नदी के किनारे हैं। तो दिमाग में अक्सर नदी के किनारे क्यों है, क्योंकि ये रिएक्टर परमाणु रिएक्टर है। ये तुम्हारे घर का कोयला या चूल्ही नहीं है ये। और परमाणु रिएक्टर में जब कोई विस्फोट होगा तो इसका जो सर्कम्फ्रेंस होता है 300-400 किलोमीटर के रेंज में होता है। जैसे अभी आप लोग पढ़े होगे फ्यूकुशिमा दाइची, सुना होगा नाम।
जापान के फुकुशिमा दाइची में के न्यूक्लियर प्लांट में जब दुर्घटना हुआ था तो 300 किलोमीटर के रेंज में जो पौधा, वनस्पति, जंतु, मानव जो था, सब के सब रेडिएशन का शिकार हुआ था। मतलब रेडिएशन सबके बॉडी में आ गया था। और ऐसे ही कोई दुर्घटना हो तो वो ना हो, उसको कम करने के लिए हम लोग हमेशा परमाणु रिएक्टर को जो स्थापित करते हैं वो किसी न किसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे या मानव से दूर दराज के क्षेत्रों में हम लोग करते हैं। ये जो प्लांट है, मैंने इस प्लांट में 220 मेगावाट के 220 मेगा प्लांट के 2 और स्टेशन KPS-1 काकरापाड़ा, ठीक है, संयंत्र 1 और काकरापाड़ा संयंत्र 2 भी है। पर इस जो थर्ड है इससे पहले 2 और था, जिसमें से पहले का जो शुरुआत हुआ था और 93 में हुआ था और दूसरे का शुरुआत हुआ था 95 में। और जबकि काकरापाड़ा 3 का हमने कहा था ना, शुरुआत हुआ 2010 में और इसको पूरा किया गया है 2020 में। और इसीलिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने इसके टीम के वैज्ञानिकों को अपना धन्यवाद दिया है। ठीक है, अब है इस संयंत्र के आने से हमारा जो ऊर्जा क्षमता है, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी होगा। और हमारा जो लक्ष्य है, तो अभी वर्तमान में हमारा क्षमता कितना है 4780 मेगावाट, तो हम अपने इस लक्ष्य को बढ़ा करके 22,400 मेगावाट तक हम ले जाएंगे। और यही हमारा न्यूक्लियर विजन है और इसी उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद। अब है सीरो निगरानी अध्ययन रिपोर्ट। देखो, सीरो मतलब हुआ ब्लड, सीरोलॉजी बोलते हैं ब्लड के अध्ययन को। तो अभी क्या हुआ, दिल्ली में सीरो निगरानी अध्ययन शुरू किया गया है। और ये अध्ययन किसने किया है, तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने इसका ये किया है। ठीक है, अब इसमें होना क्या है वो समझते हैं हम लोग हैं। इसके तहत चयनित जो व्यक्ति होगा, ठीक है ना, उसका ब्लड लिया जाएगा और उसके ब्लड में IG एंटीबॉडी, ठीक है ना, IgG, ये जो एंटीबॉडी है इसका परीक्षण किया जाएगा। देखो, एंटीबॉडी का पहचान कोविड कवच एलाइजा टेस्ट के उपयोग करके किया गया था। अब एलाइजा क्या होता है, आप लोग जो एलिजा है, ये एलिजा क्या है बेसिकली, तो यह एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एरे, ठीक है, इसी का हम लोग उपयोग करते हैं कई दफ़ा एड्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, और आज हम लोग इसमें IgG एंटीबॉडी के परीक्षण के हम देखेंगे। अब मान लो ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति को कोरोना का वायरस पहले से उसके संपर्क में आया हो, कोई व्यक्ति संपर्क में आने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू हुआ हो और एंटीबॉडी इतना प्रभावी रहा हो कि कोरोना के वायरस को दबा दिया हो और व्यक्ति को पता भी नहीं चला, नॉर्मल जुकाम उकाम होकर रह गया और ठीक हो गया व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों का संख्या अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो जारी किया उसमें कहा गया है कि प्रति 100 व्यक्ति में से 23.48 मतलब लगभग 24 व्यक्ति मान के चलो, 24 व्यक्ति क्या है, वो कहीं ना कहीं कोरोना के संपर्क में आया था, चपेट में आया था, पर वो खुद ही उसका इम्यून सिस्टम उसको बचा कर ले गया। ठीक है, इस प्रकार से 1/4 टोटल पॉपुलेशन जो दिल्ली का है उसमें कोरोना कहीं ना कहीं संक्रमित था। यही बात इस रिपोर्ट में क्या गया। अब ये जो रोग नियंत्रक जो केंद्र है, इसका जो ये क्या है, ये जो संस्थान है, इस संस्थान इसका स्थापना 1963 में हुआ था संचारी रोग को नियंत्रित करने और भारत के मलेरिया संस्थान की गतिविधियों को मान्यता देने के लिए। ठीक है, अब संचारी रोग क्या होता है, जो रोग एक से दूसरे में फैलता है। और मलेरिया जो आप लोगों को पता होगा कि मलेरिया रोग किससे होता है, तो मलेरिया रोग होता है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो से, या ये मलेरिया रोग होता है प्रोटोजुआ से। आप लोग बताओ तो किससे होता है, ये प्रोटोजुआ से। नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो नहीं, वो तो उसका करियर है, करियर मतलब वाहक है। ठीक है, तो याद रखना कि मलेरिया रोग, और इसके लिए हुआ था ये। अब है हम लोग इस बात को एकदम से ध्यान से आप लोग रखना। और मलेरिया रोग के जब बात आए तो एक बात और याद रखना कि मलेरिया रोग के लिए हम लोग इलाज में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, कुनैन। और कुनैन किससे प्राप्त करते हैं, तो सिंकोना पेड़ के छाल से। ठीक है, देखो अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, ये है बेसिकली जापान ने डेक्सामेथासोन को कोविड-19 के उपचार के लिए मंजूरी दे दिया है। एक्चुअली मंजूरी क्यों दिया, पहले इसमें 2-3 बातें समझ लो। देखो, अभी ब्रिटेन में
क्या हुआ था कि जो लोग कोविड-19 से पीड़ित था उसको ये दवा दिया गया। दवा जब दिया गया यहाँ पे ब्रिटेन में, तो उन लोगों को इससे बड़ा लाभ हुआ, मतलब कि लोगों की जान बच गया। अब जापान भी अपने यहाँ डेक्सामेथासोन को रेमडेसिविर हैं इसके साथ मिला करके कहा कि अब इसके इस्तेमाल में इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मंजूरी दिया गया है। अब इससे क्या होगा भाई, जो डेथ रेट है वो घट जाएगा, ठीक है। अब इसमें भारत में क्या है, भारत ने भी जून 2020 में डेक्सामेथासोन को उपयोग का मंजूरी दिया था और इस दवा ने कोविड-19 के 1/3 रोगियों के मृत्यु दर को कम किया था जो वेंटिलेटर पे है और जो पहले था भी, ठीक है। अब भारत में स्थिति क्या है वो समझते हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेक्सामेथासोन को मिथाइल प्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में मंजूरी दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि किसके विकल्प के रूप में भारत सरकार ने इसका, ठीक है, कि किसके विकल्प के रूप में भारत सरकार ने इसका मंजूरी दिया था। तो ये आप लोगों को सबको याद रखना है और बिल्कुल याद रखना है। चलो देखते हैं हम लोग आगे हैं इसके बाद कि अब तक भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए किन किन दवाओं को मंजूरी दिया गया है। तो ये कैसे याद रखोगे आप लोग, तो ये याद रखना, 1 रेमडेसिविर, फेविपिराविर, डेक्सामेथासोन 3, टोक्लिजुम्ब और इटोलोजुम्ब। 1 2 3 4 5 दवा हो गया, ठीक है, इसको दिया गया। इससे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन CDSO द्वारा बच्चों और वयस्कों को देने के लिए अनुमोदित किया गया था, ठीक है। अब अलग अलग दवा है, तो अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग कंडीशन में दवा दिया जाता है, सबको ये दवा नहीं दिया जाएगा। जैसे समझो इसको, समझ लो एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना, पीरेवीर है, तो फेविपिराविर किसको दिया जाएगा, ये दिया जाएगा उन लोगों को जिनको हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले रोग का लक्षण है, तो उन पर देंगे। ऐसे ही अन्य दवा हैं, उनका अलग अलग लक्षण है, उनके अलग अलग इस पर हम लोग उसको देंगे, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। देखो अभी क्या हुआ है कि जो हमारे बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्री हैं RK सिंह, इन्होंने एक सार्वजनिक जगहों पर वाहन को चार्ज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज करने की व्यवस्था किया है। उस व्यवस्था में नई दिल्ली में जो चेम्सफोर्ड क्लब है वहाँ पे उस प्लाजा का उद्घाटन किया गया ताकि वहाँ पे हम चार्ज कर सकें, ठीक है। उसके साथ साथ मंत्री जी ने रेज का भी उद्घाटन किया। अब रेज क्या है, तो रेज है रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी है, ठीक है। आगे बात करेंगे कि रेज क्या है डिटेल में थोड़ा सा। अब चार्जिंग प्लाजा में समझते हैं कि जो चार्जिंग प्लाजा का जो स्थापना है EESL और NDMC के द्वारा किया गया था, ठीक है। प्लाजा में भिन्न विशेषताओं के 5 इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जाना है, ठीक है। अब देखो जो रेज है ये पूरे देश में कार्य क्षेत्र में जो खराब वायु गुणवत्ता है उसके मुद्दे को ये दूर करेगा। और रेज का जो आरंभ हुआ था वो था US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट मैत्री कार्यक्रम, याद रखना यूसेड मैत्री कार्यक्रम के तहत एक साझा कार्यक्रम के रूप में इसको लॉन्च किया गया था। और रेज का पूरा काम क्या है, ये हवा की गुणवत्ता के मापदंड में 80% तक का इसने सुधार दिखाया था। तो ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। और वहीं पे जो यूसेड जो मैत्री है कार्यक्रम और ECL ने तीनों ने मिलकर के क्या किया था, स्वास्थ्य और ऊर्जा कुशल भवन पहल का आरंभ किया था, ठीक है। इसका आरंभ किया था और इस पहल का उद्देश्य एयर कंडीशनिंग जो सिस्टम है, ठीक है, इसके जुड़ा हुआ चुनौती उसका समाधान करना है जिससे कि स्वास्थ्य और कुशल ऊर्जा का निर्माण हम कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें। और इसी कार्यक्रम के तहत रेज पहल का शुरुआत किया गया था। और इसी का सफलता का जांच के बाद इसी पता चला कि भाई एयर का जो क्वालिटी इसमें 80% का सुधार हुआ है
और इसलिए इस सरकारी इस कार्यालयों को माने इसके सरकारी कार्यालयों को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि EECL क्या है। तो जो EESL है ये बेसिकली ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो है कुशल और भविष्य के लिए तैयार परिवर्तनकारी समाधानों के लिए बाजार का पहुंच बनाना। यह काम कैसे करेगा? यह स्मार्ट मीटर बनाएगा, उन्नत ज्योति बाई, अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, उजला जैसे कार्यक्रम को लागू करने में मदद करता है। तो ये सवाल पूछ सकता है आप लोगों से कि EESL निम्नलिखित में से किस कार्य से संबंधित है। वैसे ही यूसेड मैत्री क्या है ये? तो यूसेड का पूर्व फॉर्म जानते ही हैं, यूसेड बेसिकली। ठीक है, कि यूसेड क्या है? देखिए यहाँ पे US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मैत्री मार्केट इंटीग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, समझ रहे बात ना? तो इसको आप लोग इसको ऐसे याद रखोगे कम से कम फुल। ये कई दफ़ा हो सकता है आप लोगों से कि ये भी सवाल पूछ दे कि इसका फुल लेंथ क्या है ये मतलब। तो यहाँ पे याद रखना कि USAID और ऊर्जा मंत्रालय के बीच अमेरिका भारत द्विपक्षीय साझेदारी के तहत इसका संचालन किया जाता है। अब है कि देखो CBDT और CBIC ये अब एक दूसरे के साथ डाटा को साझा तैयार करने के लिए एक हस्ताक्षर पे समझौता किया है। ठीक है, अब ये किस डाटा को शेयर करेगा और किस कानून के तहत अंतर्गत करेगा? तो ये कहें कि धारा 138। ठीक है, जो धारा 138 है इसके अंतर्गत क्या हुआ, डाटा को शेयर करेगा। किससे संबंधित डाटा को शेयर करेगा ये? तो ये जो डाटा संबंधित होगा ये संयंत्र और मशीनरी के बिक्री के बारे में ये डाटा को साझा करेगा, सूचनाओं का ये आदान प्रदान करेगा। और ये जो आदान प्रदान है ये यही है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में मददगारी इनिशिएटिव्स जिनको कई सारे संस्थान भी ले रहा है। ठीक है, और इसे एकजुट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आइए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अब ये एक्ट होता क्या है? जैसे मान लो किसी को कई यहाँ पे देश में संस्थान हैं, NGOs हैं, चल रहे हैं। अब इन NGOs को जो विदेश से जो धन मिलता है तो वो धन वो कितना ले सकता है, किस स्थिति में ले सकता है, कि नहीं ले सकता है, इसके लिए सरकार क्या इनिशिएटिव ले और किनको किस आधार पर इनको मिले। इसी के तहत भारत सरकार ने ये कुछ मानदंडों का निर्धारण किया है, जिसमें कहा गया है कि जो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम है, ठीक है, ये बेसिकली वो NGO ले पाएगा जो कम से कम FCRA अधिनियम 1976 और 2000 उसका जो संशोधित रूप है 2010 उसके द्वारा वो पंजीकृत हो। तो पहले समझते हैं कि होता क्या है ये। ठीक है, देखो जिस NGO या समाज सेवी संस्था को ये जो अंशदान प्राप्त हो जाता है तो वह विदेशी अंशदान भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, FCRA संसद द्वारा भारत में गैर सरकारी संगठनों को या कुछ व्यक्तियों को या संघों द्वारा प्रदान किए गए विदेशी अंशदान को विनियमित करने के लिए लागू किया गया कानून है। तो पहला बात तो होगा कि FCRA क्या है? तो ये कानून है। किससे संबंधित कानून है ये? तो ये उन संगठनों, उन व्यक्तियों या से संबंधित है जो विदेशी अंश चाहते हैं, विदेशी धन चाहते हैं। ठीक है, अब जो FCRA अधिनियम है मूल रूप से 1976 में पारित हुआ था और इसका कई बार संशोधन हुआ और अभी 2010 में इसका संशोधन हुआ है। अब सरकार ने कुछ वर्ष में इस अधिनियम का इस्तेमाल कुछ गैर सरकारी संगठनों के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए किया है, क्योंकि ये अनुचित कार्य कर रहे थे। ठीक है, जिससे देश का हित क्या है वो प्रभावित हो रहा था और इस FCRA अधिनियम को संशोधित किया गया है। अब इस संशोधन के अनुसार विदेशी धन प्राप्त करने के लिए अब सभी गैर सरकारी संगठन को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कराना होगा, तभी वो प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, और इसमें जो भी नियम कानून बनाया गया है, ठीक है ना, उसके शर्त के अनुसार कोई संगठन विदेशी धन तब तक प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि वह इसके तहत पंजीकृत नहीं है।
सिवाय इसके कि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए उसको सरकार से मंजूरी मिली हो। अब है जो पंजीकृत गैर सरकारी संगठन है, ठीक है ना, वो किन क्षेत्रों में इसको ले सकता है। तो वो है क्षेत्र क्या होगा, सामाजिक, वो क्षेत्र क्या होगा, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये 5 क्षेत्र होगा। अगर ये 5 क्षेत्र संबंधित है तो इस अंश को, धन को ले सकता है अथवा नहीं ले सकता है। अच्छा, एनजीओ क्या होता है, अब मैंने एक वर्ड इसको एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। ये क्या है, बेसिकली ये एक ऐसा निकाय है जो न तो सरकार का हिस्सा है और न ही किसी लाभ के लिए पारंपरिक व्यापार संगठन का है कोई हिस्सा, ठीक है। मतलब ये करता है, एक एजेंसी है जो मान लो आप हो, आप एनजीओ लेते हो और आप करोगे क्या, सरकार की तरफ से आपको कुछ धन का मंजूरी मिलेगा। उस धन को जिस उद्देश्य के लिए लेते हो उस उद्देश्य को आप लेकर के जाओगे, समाज में लोगों को उससे अवगत कराओगे, उससे उस सुविधा दोगे, उसका उस सेवा करोगे, ठीक है। आप एनजीओ में जो लोग चला रहे हैं उनका उद्देश्य ये नहीं, लाभ नहीं होता है, ठीक है। हालांकि अब वर्तमान में लोगों का जो ये है सोच है वो तो बदला हुआ है, वो तो सीधा जीता है कि भाई सरकार चाहे जहाँ जाए, लोग चाहे जहाँ जाए, उसको फ़ायदा चाहिए। पर एक्चुअल में इसका मतलब है गैर सरकारी संगठन, जिससे लाभ से कोई मतलब नहीं, लोगों का भलाई से मतलब है। सरकारी नियम को, कानून को, नीति को ज़मीन पर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको एग्जीक्यूट करे, लोगों को अधिक से अधिक लाभ दे। क्योंकि सरकार के पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो उसके तहत ये बहुत सी चीज़ें ये करने में कर सकता था। और सरकार बराबर इसे अनुदान जो है तय करता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, ठीक है। अब इस एनजीओ को भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863 और इसके तहत कम से कम पंजीकृत हो, तब उसका पंजीकरण प्रमाणित हो पाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को एक याद रखना है। इस स्लाइड को आप लोग पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसे ही फैक्ट है वो। और एक लास्ट में भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं समझौते किया, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, एक चिकित्सा सेवा समझौता है जहाँ पे दोनों देश आपस में समझौता किया है कि भाई कोविड-19 से जो परेशानी हो रहा है उसमें हम कैसे इमरजेंसी चिकित्सा सेवा को दे सकें, ठीक है। और इसी के लिए भारत ने सार्क डिजिटल सम्मेलन का शुरुआत किया है। सार्क के तहत भारत ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड बनाया, ठीक है। तो भारत क्या क्या किया है, एक कि भारत भाई एक फंड बनाया कोविड-19 और जिसके लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राशि भी भारत ने दान किया है, ताकि जो सारे कंट्री हैं इनके लोगों को भी लाभ मिले, ठीक है। और जिसका जो क्षमता उस हिसाब से अपना योगदान इसमें दे सकते हैं, देना चाहें दे सकते हैं। अप्रैल 2020 में भारत ने विदेशी मुद्रा स्वैप समर्थन के तहत मालदीव में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर मुहैया करवाए थे। भारत ने मई 2020 में बांग्लादेश के 30,000 कोविड-19 परीक्षण किट दान किए थे भारत। इसके अलावा भारत बांग्लादेश को कोविड-19 प्रबंधन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इस व्यवस्था के तहत 347 से अधिक बांग्लादेश के पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया था। और भारत ने सेशेल्स हो, मॉरिशस हो, मालदीव हो, कोमोरोस हो, मेडागास्कर हो, इन सब का चिकित्सा आपूर्ति किया है। और वो सिर्फ चिकित्सा भी नहीं बल्कि खाद्य आपूर्ति, आयुर्वेदिक दवाएँ, ऑपरेशन जैसे सगर है इसका शुरुआत किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु इसका शुरुआत किया था। और भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसी ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वारा, ठीक है, ये संभव कर दिखाया है। तो ये तमाम बातें हैं जिसको आप लोगों को जानना चाहिए। और आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे लोग वीडियो देखो, एटलीस्ट प्रॉपर आप सुन भी लो और स्लाइड को अपने पास रखो। और एग्ज़ाम होगा फिर मैं पूछूंगा भाई कितने सवाल हैं कितने नहीं हैं। चलो ठीक है, आज का थैंक यू। और अभी इसके बाद आप लोगों का एक इन्वायरमेंट का वीडियो आज ही अपलोड होगा और फिर आप लोगों का इन्वायरमेंट का क्लास शुरू हो जा रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।